अच्छा मैडम, थोड़ा सा दिखाएं स्टार्ट करें। ओके सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। आज के सत्र में हम बीपीसीसी 132 के ब्लॉक 5 पर चर्चा करेंगे, जिसका टॉपिक है संस्कृति, स्व एवं सामाजिक व्यवहार। इसमें निरंतर हमने सामाजिक व्यवहार के बारे में चर्चा करी है, तो आज के विषय में हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरीके से संस्कृति का प्रभाव हमारे व्यवहार पर पड़ता है, वो हमारे सामाजिक व्यवहार को निर्धारित करता है। साथ ही साथ हम देखेंगे संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से व्यक्तिगत और सामूहिक जो हमारे समूह होते हैं उनका अलग अलग व्यवहार दिखाई देता है, और किस तरीके से संस्कृति द्वारा व्यक्ति का व्यक्ति प्रत्यक्षण, आकर्षण और सारे जो संबंधित क्रियाएं हैं वो प्रभावित होती हैं। सबसे पहले संस्कृति का जो अर्थ है उसका उपयोग, संस्कृति शब्द का उपयोग आमतौर पर सामान्य भाषा में जाति, राष्ट्रीयता और जातीयता आदि के साथ किया जाता है। संस्कृति भी कई विषयों जैसे समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और शिक्षा विज्ञान, इसी के साथ साथ हम मनोविज्ञान में भी इसका एक आवश्यक क्षेत्र जो है अध्ययन करते हैं। ये सभी विषय संस्कृति को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों की समीक्षा करने के बाद बेरी, पोर्टिगा, सेगेल एंड डेसन ने इनको 6 व्यापक दृष्टिकोण में वर्गीकृत करा है, और इन 6 व्यापक दृष्टिकोणों के आधार पर संस्कृति के भिन्न भिन्न अर्थ प्रदान करे हैं। सबसे पहला संस्कृति का वर्णनात्मक परिप्रेक्ष्य है, जो किसी संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों या व्यवहारों के स्पेक्ट्रम पर जोर देता है कि किस प्रकार से कोई गतिविधि हो रही है, कैसे उस व्यवहार का निर्धारण हो रहा है। दूसरा दृष्टिकोण ऐतिहासिक है। ये लोगों के एक समूह से जुड़ी विरासत और परंपराओं को समझने में मदद करता है कि यदि हम अपने प्राचीन काल के पूर्वजों आदि के बारे में उनसे जुड़ी विरासतों और उनकी परंपराओं का अध्ययन करते हैं तो ये ऐतिहासिक दृष्टिकोण होता है। सामान्य दृष्टिकोण संस्कृति विशिष्ट नियमों और मानदंडों का वर्णन करती है कि संस्कृति की जो मनोवैज्ञानिक व्याख्या है कि सीखने, समस्या को हल करने, संस्कृति से जुड़े अन्य व्यवहारिक दृष्टिकोणों पर जोर देती है। संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो किसी संस्कृति के सामाजिक या संगठनात्मक तत्वों पर जब प्रकाश हम डालते हैं तो वो हम उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं कि किसी भी संस्कृति का किस तरीके से संगठन हुआ है। आनुवांशिक दृष्टिकोण संस्कृति की उत्पत्ति पर चर्चा करती है कि किसी विशेष संस्कृति के जब हम उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो आनुवांशिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आ जाता है। और इस प्रकार संस्कृति, जब हम इन सारे दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हैं तब हम समझते हैं कि संस्कृति एक जटिल अवधारणा है जो हमारे जीवन में विभिन्न गतिविधियों, हमारे व्यवहारों और घटनाओं, संरचनाओं को समझने में मदद करती है। इसकी जटिलता को दर्शाते हुए कई शोधकर्ताओं ने इसको अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। जहोदा ने संस्कृति को एक वर्णनात्मक शब्द कहा है जो न केवल नियम और अर्थ बल्कि व्यवहार को भी दर्शाता है। इसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति किसी संस्कृति से संबंध रखता है तो उसका व्यवहार, उसके जो पूरी जीवन शैली होती है वो प्रभावित होती हुई दिखती है। मात्सुमोतो और जुआंग 2008 में इन्होंने जो परिभाषा दी है वो परिभाषा पूर्ण है और पूर्ण होने के साथ साथ संस्कृति के विभिन्न तत्वों को अपने अंदर समाहित करती है। मात्सुमोतो और जुआंग ने परिभाषित किया है कि संस्कृति स्पष्ट और निहित नियमों की एक गतिशील प्रणाली है जो उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए समूह द्वारा स्थापित किया गया है, जिसमें एक समूह द्वारा साझा किया गया दृष्टिकोण, मूल्य, विश्वास, मानदंड और व्यवहार शामिल होते हैं। लेकिन प्रत्येक विशिष्ट इकाई द्वारा अलग तरह से नुकसान पहुंचाया गया है, जिसे कई पीढ़ियों में भी संचारित किया गया है, जो कि अपेक्षाकृत स्थिर लेकिन समय के साथ बदलने की क्षमता रखते हैं।
सो मात्सुमोंगो और जुआंग ने जो अपनी संस्कृति की परिभाषा दी है, इसमें कई सारे तत्वों पर और कई सारे घटकों पर प्रकाश डाला गया है। जैसे पहला इन्होंने गतिशील प्रकृति की बात करी है। संस्कृति एक गतिशील प्रणाली है जो किसी आबादी में, पॉपुलेशन में औसत या मुख्य धारा और प्रतिनिधि प्रवृत्तियों का वर्णन करती है कि किसी भी संस्कृति से यदि कोई व्यक्ति संबंध रखता है तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ये एक नियमों की प्रणाली है। एक संस्कृति में विभिन्न व्यवहार, नियम, दृष्टिकोण या मूल्य अलगाव में मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि इनको हम एक समूह में देखते हैं कि उस समूह में रहने वाले व्यक्ति के विभिन्न व्यवहार, नियम, दृष्टिकोण, मूल्य सब कुछ एक साथ एक प्रणाली के रूप में, प्रोसेस के रूप में दिखाई देता है। तीसरा, समूह और इकाइयां। अलग अलग स्तर है जिन पर संस्कृति परिलक्षित होती है। जब हम इसे समूहों के भीतर व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में लेते हैं तो संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाली इकाइयां समूह के भीतर विशिष्ट व्यक्ति के रूप में प्रतिदर्शित होती हैं। समूह का अस्तित्व सुनिश्चित करना, ये नियम जो सामाजिक व्यवस्था के लिए एक संरचना की पेशकश और प्रचार करके समूह के भीतर छोटे इकाइयों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने में मदद मिलती है। यदि कोई व्यक्ति एक संस्कृति का होता है तो वो अपने दूसरे भाई बंधु को उसी के साथ सहयोग करने में और उसके साथ अपने विचारों को साझा करने में मदद करता है। मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक संबंधी घटक भी हैं, जैसे संस्कृति के ऐसे व्यक्तिपरक और गैर भौतिक घटकों में, दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो मूल्य, विश्वास, विचार, मानदंड, ये सारे व्यवहार जो हैं ये शामिल होते हैं। ये घटक संस्कृति में साझा किए जाते हैं और स्वैच्छिक व्यवहार सदस्यों की स्वचालित प्रतिक्रियाओं और आदतों और समग्र रूप से अनुष्ठानों में व्यक्त किए जाते हैं। संस्कृति किसी पर थोपी नहीं जाती है, ये एक स्वैच्छिक व्यवहार हमारा बन जाता है। यदि हम किसी भी संस्कृति से संबंध रखते हैं तो वो हमारी एक स्वचालित प्रतिक्रिया और आदत के रूप में, एक समग्र रूप में दिखाई देने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि संस्कृति के मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक घटक भी होते हैं। व्यक्तिगत अंतर हम देखते हैं, किसी भी संस्कृति में सांस्कृतिक मूल्यों, दृष्टिकोणों, विश्वास के पालन में अलग अलग अंतर होते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संप्रेषित की जाती है संस्कृति, तभी हम उसमें कहते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरीके से कल्चर जो है वो पास ऑन होता है। समय के साथ अपरिहार्य परिवर्तन भी आता है, जिस तरीके से जो इन्होंने अपनी डेफिनेशन में बात करी है कि संस्कृति को समय के साथ अपेक्षाकृत स्थिर माना जाता है, किंतु अपरिहार्य परिवर्तनों की कुछ मात्रा से भी गुजरता है। जैसे अगर हम अपने पिछले 30 वर्षों में भारतीय संस्कृति में जो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से हम कई सारे परिवर्तन देख रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है ये संबंधों को प्रभावित कर रही है। टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के आपस के जो उनके बात करने के तरीके हैं, उनकी जो जीवन शैली है उस पर प्रभाव डाल रही है। तो किस तरीके से हम देख रहे हैं कि संस्कृति स्थिर तो होती है, लेकिन जो भी हमारे अपरिहार्य परिवर्तन होते हैं उसकी वजह से भी संस्कृति पर कुछ परिवर्तन देखा जाता है। अब इसमें आगे हम बात करेंगे कि दो जो महत्वपूर्ण इसमें कॉन्सेप्ट आते हैं वो है एनकल्चरेशन का और एकल्चरेशन का। ये दोनों क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है? एनकल्चरेशन जो होता है उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा हमारी अपनी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को, संस्कृति के विभिन्न एजेंसियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित किया जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे होते हैं तो उसको एनकल्चरेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अकल्चरेशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति ऐसे संस्कृति को अपनाता है जो कई मामलों में उसकी मूल रूप से जो संस्कृति होती है उससे पूर्णतया भिन्न होता है। जैसे कि हमारे एनआरआई कल्चर जो होता है
कि वो व्यक्ति, उसका मूल जो संस्कृति है वो भारतीय होती है, लेकिन अभी जो उसकी संस्कृति होती है वो विभिन्न देश की पाई जाती है। तो ये अकल्चरेशन की प्रक्रिया का उदाहरण होता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो एनकल्चरेशन वहां होता है जहां हम पैदा हुए होते हैं और संस्कृति से परिचित होने की प्रक्रिया जन्म के ठीक बाद से शुरू हो जाती है। हालांकि अकल्चरेशन जो होता है हमारे स्वयं के अलावा अन्य संस्कृतियों का प्रभाव तभी होता है जब हम दूसरी संस्कृति में चले जाते हैं, हम वहां जाकर के उस देश में रहने लगते हैं किसी व्यवसाय के कारण या किसी भी कारण, तब हमें वहां की संस्कृति को भी अपनाना पड़ता है और वो अकल्चरेशन की प्रक्रिया बन जाती है। इसके अलावा एनकल्चरेशन जो होता है वो सहज होता है, काफी हद तक एक अनाक्षित और स्वचालित और अपरिहार्य प्रक्रिया है कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। लेकिन अकल्चरेशन की प्रक्रिया जो होती है वो अक्सर मौजूदा संस्कृति शिक्षा और नई सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यक्तियों के संपर्क में आने के बीच अंतर्द्वंद का सामना करती है और तब ये अकल्चरेशन की प्रक्रिया जो है शुरू होती है। क्योंकि व्यक्ति का जो मूल संस्कृति होती है उसमें जब छेड़छाड़ होती है, उसमें जब कोई बदलाव होते हैं तो उनको बदलना इतना सहज नहीं होता है, जिसके कारण व्यक्ति को एक अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है और उसके बाद ये प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। अब जो अकल्चरेशन हो या एनकल्चरेशन हो, इसके कुछ जो संस्कृतिकरण होता है तो इसके कुछ एजेंट होते हैं, अभिकर्ता होते हैं। तो संस्कृति के विभिन्न घटनों की ये जो संचरण प्रक्रिया होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिस प्रकार से वो संस्कृति पहुंचाई जा रही होती है उसके विभिन्न एजेंट होते हैं, जैसे माता पिता और बुनियादी परिवार, साथ ही जो इसके समूह संबंधी हैं, शैक्षणिक संस्थान जो शिक्षा प्रणाली है, धार्मिक संस्थान, धर्म का भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन्हीं सबके द्वारा संस्कृतिकरण जो है वो संपन्न होता है और इन्हीं के द्वारा वो संचालित और सुसाधित हो पाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि संस्कृतिकरण की अभिकर्ता में जो माता पिता की भूमिका होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। कई ऐसे अध्ययन करे गए हैं जिनके द्वारा ये देखा गया है कि माता पिता की भूमिका संस्कृतिकरण में एक मुख्य रोल प्ले करती है। माता पिता, भाई बहन एक शिशु के व्यक्तित्व और उसके अन्य मनोवैज्ञानिक मेकअप पर सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव माता पिता से ही आता है। लेविन ने 3 पैतृत्व लक्ष्यों का एक हायरार्की या पदानुक्रम प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने शामिल किया है संतान की शारीरिक उत्तरजीविता, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को बढ़ावा देना और नैतिकता सहित अन्य सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देना। तो ये 3 घटक जो हैं ये पैतृत्व लक्ष्यों में आते हैं कि हर माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो इन 3 लक्ष्यों के प्रति कार्य करें। लालन पालन, जिसे हम पेरेंटिंग कहते हैं, इसमें देखा गया है कि जो अंतर सांस्कृतिक अंतर होते हैं उनमें संकेत मिला है कि जो पेरेंटिंग होती है उसमें भी कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये अंतर माता पिता के लक्ष्यों के सार की विशिष्टताओं से संबंधित होते हैं। इन अध्ययनों ने ये भी जांच की है कि एक हद तक विभिन्न लालन पालन शैलियों में विभिन्न मनोवैज्ञानिक निर्माणों पर सांस्कृतिक अंतर पाया जाता है। इस तरह के अध्ययन में कॉनराय, हैसजुमा और कासिगमी ने 1980 में एक स्टडी करी और इन्होंने पाया कि छोटे बच्चों से अनुपालन प्राप्त करने के लिए जो जापानी और अमेरिकी माताएं जो होती हैं उनके द्वारा नियोजित रणनीतियां, क्या उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, उन पर अध्ययन किया था। तो इसमें उन्होंने पाया कि जो जापानी माताओं को भावात्मक अपील में शामिल होने की अधिक इच्छा थी और उन्होंने अमेरिकी माताओं की तुलना में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रदर्शित किया, जिन्होंने माताओं के रूप में अपने अधिकार के आधार पर रणनीति बनाई। इसका मतलब जो जापान और अमेरिका की मदर्स थी
उनमें संस्कृति का प्रभाव पाया गया कि उनकी पेरेंटिंग जो थी वो उनके संस्कृति से प्रभावित हो रही थी। लालन पालन पर इस तरह के अंतर स्पष्ट रूप से सांस्कृतिकरण और समाजीकरण के पैटर्न में व्यापक सांस्कृतिक अंतर को प्रदर्शित करते हैं। ब्रॉमिन, मैकॉबी और मार्टिन द्वारा शुरू किया गया एक लोकप्रिय मॉडल जो कि 4 लालन पालन शैलियों को, 4 पेरेंटिंग स्टाइल को बताते हैं। वो 4 पेरेंटिंग स्टाइल है सत्तावादी शैली, अनुज्ञात्मक शैली, प्राधिकृत शैली और लापरवाह शैली। इन चारों मॉडल में उन्होंने बताया है कि जो सत्तावादी शैली होती है उनमें गर्मजोशी कम होती है किंतु नियंत्रण, कंट्रोलिंग हाई होती है। अनुज्ञात्मक शैली में उन्होंने बताया कि गर्मजोशी हाई होती है लेकिन नियंत्रण जो होता है वो कम होता है। प्राधिकृत शैली में गर्म शैली और नियंत्रण दोनों ही हाई होते हैं, उच्च होते हैं। और लापरवाह शैली जो होती है उसमें गर्मजोशी और नियंत्रण में दोनों में हम कहते हैं कि उच्च स्थिति पाई जाती है। तो इन चारों शैलियों में देखा गया है कि जो सत्तावादी शैली होती है उसको उच्च माना गया है। बच्चों की जो मात्र अपेक्षाएं, बच्चों की जो एक्सपेक्टेशन होती है मदर से, उनमें किए गए अध्ययन से ये पता चलता है कि जो भारतीय माताओं को आमतौर पर जापान और ब्रिटिश माताओं की तुलना में अपने बच्चों के विकास संबंधी डोमेन की उम्मीद कम थी। जापानी माताओं ने ब्रिटिश माताओं की तुलना में अपने बच्चों की उच्च शैक्षिक, आत्म देखभाल और पर्यावरणीय स्वतंत्रता की अपेक्षाओं का प्रदर्शन करा। तो इस प्रकार 3 विभिन्न संस्कृति की माताओं में उनकी जो अपनी पेरेंटिंग थी उन पर अंतर देखा गया है। एशियाई भारतीय मूल के जो अप्रवासी एनआरआईज माता पिता अंशकालिक नौकरियों में अपने बच्चों को शामिल करने से बचते हैं क्योंकि वे उन्हें एक अच्छी शिक्षा से विचलित मानते हैं। इस प्रकार उन व्यवहारों को लागू करते हैं जो उनके बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। ये अध्ययन हिकी 2006 के द्वारा किया गया। अब इसके अतिरिक्त पेरेंटिंग में जो नींद की व्यवस्था होती है उसमें भी अंतर संस्कृतियों में पालन पोषण के व्यवहार के अंतर को उजागर किया गया है। मातुसमोतो और जुआंग ने जो अपनी परिभाषा दी, उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों के साथ सोने के बारे में कई जो अमेरिकन मदर्स थे, पेरेंट्स थे, कि नकारात्मक रवैयों के बारे में लिखते हैं। ये बच्चों के परिवारों में अलग अलग कमरे में रखने की प्रवृत्ति है जो आर्थिक रूप से स्थिर है। उसी के अगर कंपैरिजन में हम अपने इंडियन पेरेंट्स को देखें और समान संस्कृति वाले लोगों को देखें तो अक्सर इस प्रथा से प्रभावित होते हैं क्योंकि ये उपेक्षित प्रतीत होता है। अगर हम अलग कमरे में और अपने बच्चे को अलग कमरे में सुलाते हैं तो उससे उनको लगता है कि रिजेक्शन की फीलिंग बच्चे के अंदर डेवलप होगी, तो वे नींद प्रशिक्षण पर साथ सोना पसंद करते हैं, खासकर शैशवावस्था के दौरान, ताकि एक मजबूत जो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप है वो बन पाए। तो इसी बात का समर्थन निज़ॉफ, एनी एवं प्रशांत ने 2014 के द्वारा भी करा। तो नींद की जो भी व्यवस्था होती है, इवन वो भी हमारी पेरेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब एक बच्चा और माँ साथ में सोते हैं तो हमारी संस्कृति में ये माना जाता है कि ये एक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप कराने का एक अच्छा साधन है। जबकि जो बाहर के देश हैं, जो और संस्कृतियां हैं, लाइक अमेरिकन मदर फादर से जब लिया गया तो उन्होंने इसके बारे में एक नकारात्मक रवैया प्रस्तुत किया। इंटरजेनरेशन और समाजीकरण के लिए जिम्मेदार तात्कालिक परिवार में माता पिता के साथ साथ उनके भाई बहन भी शामिल होते हैं। भाई बहनों के बीच जो परस्पर समाजीकरण की प्रक्रिया पर अनुसंधान जोर दिया जाता है, जिसमें अर्नेस्ट एवं एंगस ने 1983 पर अध्ययन करा और सलेम 2006 ने भी ये पाया कि जो बच्चों की वृद्धि में भाई बहनों की संख्या का जो प्रभाव होता है वो मिश्रित परिणाम प्राप्त दिखाता है। जिस तरीके से अर्नेस्ट एवं एंगस ने बताया कि जो भाई बहनों के बीच परस्पर जो उनका इंटरेक्शन होता है वो उनके सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है, तो आगे के कई अध्ययनों ने ये बताया कि जब भाई बहनों की संख्या बढ़ने से कई बार पोषण संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है।
इसी समय बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहनों और बहनों के स्टैंड के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्यों के रूप में भी कार्य करते हैं कि अगर कोई बड़ा भाई बहन है तो वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है वो छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करे, उसे डिफेंड करे। तो इन सारी चीजों की जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है तो उस पर भी सांस्कृतिक जो डिफरेंसेस हैं, संस्कृति का जो अंतर है वो पाया जाता है। देसाई 1995 के एक अध्ययन के अनुसार उनके दूर दराज के गांव में स्कूल नहीं होता था तो छोटे भाई बहन को कोई फायदा नहीं होता था। ये इस बिंदु पर प्रकाश डालता है कि जो एनकल्चरेशन एजेंट होते हैं स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते और कभी कभी केवल समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर ही अपना बेहतर प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार से माता पिता, भाई बहन, इन सबका संस्कृति पर प्रभाव भी अध्ययन कराया गया और साथ ही देखा गया है कि विभिन्न संस्कृतियों में इनके विभिन्न भूमिकाएं प्रकाशित करी जाती हैं। इसके बाद जो विस्तृत परिवार होता है, क्योंकि बच्चे को विकसित करने में पहले के समय पे ये धारणा थी कि पूरे गांव का योगदान होता है, क्योंकि हर व्यक्ति बच्चे के समाजीकरण में, उसके संस्कृतिकरण में उसका भागीदार होता था। सो कर्वे 1965 ने एक संयुक्त परिवार का वर्णन किया है और आमतौर पर ये देखा जाता था कि लोग एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का जो एक समूह होता था, जो एक ही रसोई में पका हुआ भोजन करते थे, खाते थे, जो आम संपत्ति रखते थे और सामान्य पारिवारिक पूजा पाठ में भाग लेते थे और परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते थे, वो उनके अंदर एक दयालुता का गुण देखा जाता था। तो संयुक्त परिवार में पलने बढ़ने से बच्चों में अपनेपन की भावना पैदा होती है, उनके पास प्रचुर मात्रा में खेलने के लिए भाई बंधु होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रेम और गर्मजोशी प्रदान करते हैं। ये घोष की एक अध्ययन था जो कि उन्होंने 1983 में करा था। किंतु ये सारे अध्ययन जो हैं ये काफी पुराने हैं, 65 के हैं, 83 के हैं। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी हम यही देख रहे हैं कि जो संस्कृतिकरण, जो हम अपने संस्कृति की बात बच्चों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये परिवार ही मुख्य भूमिका निभा रहा है, क्योंकि अब विस्तृत परिवार की जगह हम परिवार का विघटन देख रहे हैं। तो बच्चे को ये जो पहले ये कॉन्सेप्ट था कि बच्चे के संस्कृतिकरण में, समाजीकरण में पूरे गांव का योगदान होता था, आज के समय में उस चीज की कमी देखी जा रही है। तो ना माता पिता के पास इतना समय रहता है कि वो संस्कृति का आदान प्रदान कर पाए, जब वो खुद ही आज के परिवेश में स्वयं में बदलाव कर रहे हैं तो पूरी तरीके से संस्कृतिकरण बच्चों में भी नहीं कर पा रहे हैं, और जिसका प्रभाव हम आज के सामाजिक व्यवहार में देख रहे हैं। परिवार के साथ साथ जो भी हमारे साथी समूह होते हैं उनके साथ हमारा कैसा संबंध है, ये भी डिपेंड करता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा बनेगा, और ये भी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न पाया जाता है। साथी समूह में ऐसे व्यक्तियों का एक छोटे समूह शामिल होता है जो मित्रों के समान घनिष्ठ होता है, समान आयु वर्ग के होते हैं, सामूहिक रूप से समान गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो साथियों के साथ बातचीत की सीमा संस्कृति से संस्कृति में भिन्न हो सकती है। पश्चिमी और औद्योगिक संस्कृतियों ने अपने पूर्वी समकक्षों की तुलना में साथियों के भीतर अधिक सहभागिता देखी जाती है। निकोल हार्वर्ड ने 2004 में एक अध्ययन करा और उनके अनुसार साथी समूह पारिवारिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं, लेकिन समस्याग्रस्त व्यवहारों को भी पूरा कर सकते हैं। यूनिस एंड स्मॉलर ने कहा है कि घनिष्ठ मित्रता सामाजिक संवेदनशीलता जैसे पारस्परिक संवेदनशीलता, पारस्परिक सहयोग और बातचीत की सुविधा प्रदान करके कार्यात्मक लाभ प्रदान करती है, जो कि उनकी संस्कृति के अनुकूल होता है। इसी के साथ शिक्षा का भी महत्वपूर्ण रोल देखा जाता है। औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त कौशल और मूल्यों को सिखाकर समाज में व्यक्तियों के आत्मसातकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
जॉन डेवी ने समाज के लिए प्रासंगिक शिक्षा की निम्नलिखित भूमिकाओं को चित्रित किया है। जैसे शिक्षा जहां पर संस्कृति का संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन हो, असमानता को कम करे, ऐसी शिक्षा जो कि असमानता को कम करे, एक संस्कृति के लोगों में वो समानता को प्रदर्शित करे, सामाजिक अनुकूलनशीलता और सामाजिक परिवर्तन को प्रदर्शित करें, नए ज्ञान का अधिग्रहण करें और व्यक्तिगत विकास में सहायक। तो इसी के साथ कई अध्ययन करे गए और ये पाया गया कि जैसे जो गणित की उपलब्धि और क्षमताओं को क्रॉस नेशनल अध्ययन करके एक सार्थक अंतर दिखाया है। गैरी का कहना है कि प्राथमिक नहीं बल्कि जो द्वितीयक गणितीय समीक्षा और जो क्षमता होती है इन मतभेदों को प्रकट करती है। इसका मतलब है कि इस तरह के जो अंतर होते हैं इनका कारण सांस्कृतिक और सामाजिक कारक है, जैविक नहीं। कि अगर किसी व्यक्ति में ये मैथमेटिकल एबिलिटीज में कुछ देशों में इस तरीके का अंतर पाया जाता है, जैसे पूर्वी एशियाई छात्रों की तुलना में अमेरिकन छात्र परिकलन में अधिक त्रुटियां करते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक व सामाजिक कारक होते हैं। शिक्षण शैली इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें सांस्कृतिक अंतर, जैसे कुछ ऐसी शिक्षण शैलियां हैं वो ये बताती हैं कि सांस्कृतिक अंतर भी गणितीय और अन्य शैक्षिक क्षमताओं में अंतर के लिए जिम्मेदार हो सकता है। जैसे पाया गया कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में जो चाइनीज होते हैं, जो जापानीज होते हैं, शिक्षकों ने छात्रों के साथ अधिक समय व्यतीत किया और छात्रों ने प्रतिदिन और प्रतिवर्ष बिताए गए घंटों के मामले में स्कूल में अधिक समय व्यतीत करा। तो ये सारे जो कारक हैं ये भी उनके गणितीय उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इनका कहना है कि शिक्षा में जो शिक्षण शैली है उसकी वजह से भी ये बदलाव देखे जाते हैं, अंतर पाया जाता है। और अंत में ये कहा जाता है कि राष्ट्रों के भीतर और साथ ही राष्ट्रों में एक ही शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम सामग्री में सांस्कृतिक अंतर परिलक्षित होता है। किसी पाठ्यक्रम की संरचना, विषय वस्तु, मंशा शायद समाज में राजनीतिक धारा के साथ साथ संस्कृति को भी आकार और संशोधित कर सकती है। तो इस प्रकार शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है और शिक्षा के फैक्टर में भी कई सारे संस्कृतियों में अंतर पाया जाता है। आखिरी है धर्म। जैसा कि धार्मिक अभिव्यक्ता जो बच्चों के मूल्य के साथ साथ शिक्षा और शैक्षिक संस्थानों ने धार्मिकता को प्रोत्साहित किया है, ये हम प्राचीन काल से देखते आ रहे हैं। 1500 और 600 ईसा पूर्व के बीच वेद और अन्य हिंदू जो शास्त्र होते थे प्राचीन भारतीय में शिक्षा के स्रोत हुआ करते थे, जिसमें उनको व्याकरण, रचना, छंद और अन्य व्यावसायिक कौशल की शिक्षा पर बल दिया जाता था। गुरुकुल महत्वपूर्ण संस्थान हुआ करते थे जहां ब्राह्मण छात्र घर लौटने से पहले लगभग 12 वर्ष तक ब्राह्मण शिक्षक के अधीन अध्ययन कर रहे होते थे। तो इन सारी प्रणालियों में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। आधुनिक समय में भी संस्कृति और या परिवार में धार्मिकता के स्तर के आधार पर धर्म समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। इंग्लैंड में बसे जो पंजाबी पेरेंट्स होते हैं, धार्मिक अभ्यास अगली पीढ़ी के लिए भाषा और सिद्धांतों के महत्वपूर्ण वाहक होते हैं। वो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं क्योंकि उनको अपनी इस भाषा को, इस संस्कृति को आगे तक पहुंचाना है। तो कई संस्कृति और जो परिवार होते हैं उनमें धार्मिकता के स्तर पर ही समाजीकरण जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभिन्न संस्कृतियों में जो आत्म होता है, हमारा सेल्फ होता है, वो अलग अलग रूप में देखा जाता है। जैसे व्यक्तिवादी समाज होता है, सामूहिकवादी समाज होता है। इन दोनों ही समाज में हमारा जो आत्म का स्वरूप होता है, सेल्फ का जो नेचर होता है, वो अलग दिखाई देता है। संस्कृति जो होती है वो केवल किसी खास समाज या देश जिसमें हम रहते हैं
उसी तक सीमित नहीं होती है, हम इसके वाहक बन जाते हैं। हम जहां भी जाते हैं हम अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, जो अक्सर हमारी व्यक्तिगत संस्कृतियों के संदर्भ में अवधारणाओं और आंतरिक घटनाओं को समझने के लिए होती है। हमारी व्यक्तिगत संस्कृतियां हमारी आत्म अवधारणाओं का एक हिस्सा बन जाती हैं। वेरले फसवेंजर 2019 ने आत्म अवधारणा को अधिगमित मनोवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यांकन निर्णयों की जटिल, संगठित और गत्यात्मक तंत्र के रूप में परिभाषित किया है कि व्यक्ति का जो सेल्फ कॉन्सेप्शन होता है, वो उसकी जो अधिगमित लर्निंग एटीट्यूड्स हैं, जो उसके बिलीव्स हैं, जो उसके मूल्यांकन निर्णय की जटिल और संगठित गत्यात्मक तंत्र होता है, इन सबको संगठित करके बनता है। स्वयं की भावना मोटे तौर पर मार्क्स और कितामा ने बताया है, उनको हम कहते हैं दो रूप में विभाजित की जाती हैं। व्यक्तिवादी समाजों में क्या स्व की भावना होती है, और सामूहिकवादी जो समाज होते हैं उनमें स्व की क्या भावना होती है, क्योंकि दोनों ही परिप्रेक्ष्य में जो सेल्फ होता है उसकी परिभाषा बदल जाती है। आमतौर पर जो पश्चिमी समाज में प्रचलित है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें स्व की एक स्वतंत्र भावना, स्वतंत्र मूल्यों को आंतरिक बनाने का एक परिणाम होता है, जहां व्यक्ति जीवन में अधिक आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, क्योंकि वहां पर इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है। व्यक्तिवादी संस्कृति समूह जो होता है या सामूहिक लक्ष्यों, आत्मबोध और सम्मिश्रण से अधिक व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्रोत्साहित करता है। उसे सामूहिक, उसको ग्रुप, उसको सोसाइटी से इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना फर्क उसको अपने ही लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने में होता है। तो ये व्यक्तिवादी समूह जो होते हैं उनमें स्व की भावना सेल्फ सेंटर्ड होती है, और दूसरी तरफ जो सामूहिकवादी समाज होते हैं उनमें जो स्व की भावना होती है, जैसे जो पूर्वी और जो अन्य गैर यूरोपीय संस्कृतियों को आमतौर पर एक, अगर हम देखें तो निर्भर जीवन शैली और लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए माना जाता है। वहां पर कुछ भी इंडिविजुअलिस्टिक जैसी कोई बात नहीं होती है। स्व को अन्योन्याश्रित भाव से देखा जाता है, इंटरडिपेंडेंट। वे समूह के प्रति अनुरूपता और वफादारी को महत्व देते हैं। उनके लिए उनके अपने व्यक्तिगत लक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, उनके लिए उनका समूह की जो लक्ष्यों की प्राप्ति होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। समूह के सदस्यों से अपेक्षाएं की जाती हैं कि वे सामूहिक सामंजस्य बनाए रखें, स्वयं के हितों पर समूह के हितों को प्राथमिकता दें, कि उनके लिए उनके अपने स्वयं के जो लक्ष्य हैं, उनके जो मूल्य हैं, उसके साथ साथ वो सामूहिक मूल्यों को भी और उनके हित को भी प्राथमिकता दें। हॉर्ने ने पाया है कि जो सामूहिक समाज में व्यक्तियों का विश्वास जो होता है एक संकुचित दायरा होता है, वे बाहरी समूह के प्रति अधिक भेदभाव रखते हैं, वे समूह के व्यक्तियों के लिए अपने विश्वास को रोकते हैं। वो जो इन एंड आउट ग्रुप होता है, उस तरीके की भावना जो है वो सामूहिकवादी समाज में विकसित हो जाती है। 2001 में एक छात्रों पे अध्ययन करा गया और छात्रों को दोस्तों के साथ बातचीत करने, परिवार के साथ संबंध बनाने और वरिष्ठ जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संलग्न होने पर एक सामूहिक दृष्टिकोण विकसित करना था। जब व्यक्तिगत मुद्दों और मामलों को मुख्य बनाया गया था तो उनके पास एक व्यक्तिपरक अभिविन्यास था। ये जटिल व्यक्तिवादी और सामूहिकतावादी सहअस्तित्व भारत में संभव है, क्योंकि भारतीय मानस में विरोधाभास, विसंगतियों को सहन करने की उच्च क्षमता होती है। इस प्रकार ये एक व्यक्तिवादी सामूहिक समाज बन जाता है। हम कई बार इसी कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं कि हम कब अपने विषय में सोचें, कब हम समाज या अपने ग्रुप के विषय में सोचें। तो ये द्वंद्व जो है ये एक तरीके से हमको व्यक्तिवादी सामूहिक समाज बना देता है। तो इस तरीके से इन अध्ययनों में देखा गया है कि दो तरीके के मुख्य कल्चर होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक। इंडिविजुअलिस्टिक जो होता है वो स्वतंत्र स्व की तरफ हमको ले जाता है,
और जो कलेक्टिविस्टिक सामूहिकवादी होता है वो हमको इंटरडिपेंडेंट सेल्फ की तरफ ले जाता है। मात्सुमोतो और ज़ुआंग ने एक तालिका के द्वारा ये बताया है कि ये दोनों जो व्यक्तिगत और जो सामूहिकवादी होते हैं इनके कई क्षेत्रों पर क्या-क्या विभिन्न परिणाम देखने को मिलते हैं। अलग अलग आत्म बाधाओं के लिए उन्होंने संज्ञानात्मक, भावनात्मक और प्रेरक परिणामों को चित्रित किया है। उन्होंने व्यक्तिवादी सामूहिक समाजों के बीच तुलना करने के लिए 7 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया और उसमें ये बताया कि किस तरीके से व्यक्तिवादी और सामूहिकवादी इन 7 क्षेत्रों में भिन्न भिन्न अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। पहला क्षेत्र है आत्म प्रत्यक्षण। व्यक्तिवादी जो होता है उसमें स्व का प्रत्यक्षण आंतरिक विशेषताएं, कौशल और व्यक्तिगत शील गुण के रूप में करते हैं। लेकिन जब सामूहिकवादी या सामूहिकता के लिए इसका परिणाम देखा जाता है तो स्व का प्रत्यक्षण अपने सामाजिक संबंधों के संदर्भ में करता है, वहां पर व्यक्तिगत रूपी कोई बात नहीं होती है। सामाजिक स्पष्टीकरण, व्यक्तिगत या व्यक्तिवाद जो समूह होते हैं दूसरों के व्यक्तिवाद की कल्पना और व्यवहार के लिए शील गुण कारकों को दोषी ठहराते हैं और बड़े पैमाने पर स्थितिजन्य नियंत्रण को अनदेखा कर देते हैं। जब वो दूसरों के व्यक्तिवाद की कल्पना और उनके व्यवहारों की व्याख्या करते हैं तो उनके लिए उनके शील गुण कारक, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ने कुछ गलत सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करा है तो व्यक्तिवाद कारक जो है वो उसमें उनके अपने इंडिविजुअल ट्रेट्स के बेसिस पर उनके व्यवहार की व्याख्या करता है। जबकि सामूहिकता में देखा जाता है कि सामाजिक स्पष्टीकरण में विशिष्ट संदर्भ में दूसरों के व्यवहार की व्याख्या की जाती है और उन्हें स्थितिजन्य कारकों के पर गुणारोपित किया जाता है। व्यक्ति को उनके व्यक्तिगत कारकों के द्वारा नहीं बल्कि स्थितिजन्य कारकों के द्वारा गुणारोपित किया जाता है। उपलब्धि के लिए प्रेरणा, तो व्यक्तिवाद जो होता है वो सफलता के लिए प्रयासरत व्यक्तिगत लक्ष्यों से जुड़े रहने की इच्छा रखता है और संबद्धता अभिविन्यास से असंबंधित उपलब्धि अभिविन्यास दिखाता है। सामूहिकता में संबद्धता अभिविन्यास से संबंधित उपलब्धि अभिविन्यास जिसमें सामाजिक लक्ष्य, दूसरों की अपेक्षाएं, उनका दायित्व, ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। इसकी अपेक्षा कि व्यक्ति सिर्फ अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों से जुड़े रहने की इच्छा दिखाए। इनकी अतिरिक्त स्ववृद्धि, किस तरीके से वो सेल्फ ग्रोथ की तरफ जाता है, तो जो व्यक्तिगत होता है वो स्पष्ट आत्मवृद्धि, वो सिर्फ सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचता है। व्यक्तिगत सफलता के लिए आंतरिक कारकों पर और विफलता के लिए स्थितिजन्य कारकों को गुणारोपित करता है। और जबकि जो आपका सामूहिकता होता है उसमें स्ववृद्धि के लिए व्यक्ति परिवेश में आत्मसेवी पूर्वाग्रह के विपरीत प्रदर्शन करता है और अव्यक्त आत्मवृद्धि पाई जाती है। इसी प्रकार संवेग का सामाजिक निहितार्थ, सामाजिक रूप से विच्छेदित भावनाएं जो होती हैं कि सफलता के कारण गर्व और वर्चस्व और कमियों से क्रोध और कुंठा को प्रदर्शित करता है। ये जो व्यक्तिगत व्यक्तिवाद समूह होता है ये उनकी प्रतिक्रियाएं होती हैं। लेकिन संवेग का जो सामाजिक निहितार्थ होता है उसमें सामूहिक जो होता है वो सामाजिक रूप से लगी हुई भावनाएं, सकारात्मक स्नेह, सम्मान, ऋणात्मक ऋणग्रस्तता और अपराध बोध की भावना दिखाई देती है। नेक्स्ट जो घटक है वो है सामाजिक निहितार्थ और स्वदेशी संवेग। इसमें भी आपका जो व्यक्तिगत और जो सामूहिकता होता है उसमें अलग अलग परिणाम पाए जाते हैं। व्यक्तिगत जो होता है वो भावनाओं के अधिक व्यक्तिगत निजी पहलुओं पर विशिष्ट होते हैं, इन्हें संवर्धित किया जाता है जो कि सामाजिक गुण मौजूद रहता है। लेकिन जो सामूहिकता होता है उसमें भावनाओं के सामाजिक और सार्वजनिक पहलुओं से संबंधित कुछ विशिष्ट स्वदेशी भावनाओं को देखा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय है तो वो पूरे भारतीय संस्कृति और भारतीय
भाई बहनों को आगे उनके जो भावनाएं हैं, उनका जो विकास है, उनके प्रति जो एक स्वदेशी भावना है, उसको प्रदर्शित करता दिखाई देता है। और लास्ट फैक्टर जो क्षेत्र बताया है वो है खुशी। खुशी, इसका मतलब कि जो व्यक्तिवाद होता है और जो आपका सामूहिकवाद होता है, इनमें भी खुशी के कई फैक्टर्स देखे जाते हैं। जैसे जो व्यक्तिवाद होता है उसमें खुशी या सामान्य अच्छी भावनाएं सामाजिक रूप से विच्छेदित भावनाओं के साथ अधिक जुड़ी होती है। उनको अपनी जो प्रसन्नता होती है, अपनी जो सफलता होती है, उसी पर उनका अधिक ध्यान होता है। किंतु जिनमें सामाजिक या सामूहिकता देखी जाती है, वे खुशी सामाजिक रूप से जुड़ी भावनाओं के साथ प्रमुखता देते हैं कि उनकी अपनी खुशी नहीं बल्कि उनके समूह और उनके अन्य जो व्यक्ति हैं, उनके जो बेनिफिट्स हैं, उनकी जो भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ उनकी खुशी संबद्ध दिखाई देती है। तो ये कुछ ऐसे 7 फैक्टर्स बताए गए हैं जिनके बेसिस पर हम कहते हैं कि जो व्यक्तिवाद होता है और जो सामूहिकता होता है, उसके अलग अलग परिणाम देखे जाते हैं कि आत्म प्रत्यक्षण, सामाजिक स्पष्टीकरण या खुशी, इन सब के अलग अलग परिणाम व्यक्तिवाद और सामूहिकता के जो समूह होते हैं उनमें अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं। कोई स्वयं का कैसे प्रत्यक्षण करता है, संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ये एक प्रोडक्ट माना जाता है जिसमें वे बड़े होते हैं। व्यक्तिवादी समाजों के सदस्य जो होते हैं वो अपने कथित कौशल और व्यक्तित्व लक्षणों के आधार पर खुद को लगातार विभिन्न संदर्भों में देखने में सक्षम होते हैं। ये पूर्वी समाजों में अधिक कठिन कार्य हो जाता है क्योंकि ये आत्मधारणा संदर्भ के साथ बदलती है। स्व अवधारणा पर अंतर सांस्कृतिक शोध ये दर्शाता है कि अमेरिकन जो होते हैं वे अधिक स्व मूल्यनात्मक बयानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएटिव होते हैं, जबकि भारतीयों ने अपनी सामाजिक पहचान पर काफी जोर दिया है। उनकी जो भी उपलब्धि होती है वो उनके माता पिता, वो उनके भाई बंधु, वो उनके अपनी एक समूह से जुड़ी हुई होती है। तो ये जो अंतर सांस्कृतिक शोध है वो ये दर्शाते हैं कि संस्कृति का प्रभाव हमारे स्व पर भी पड़ता है, जिससे जो व्यक्तिवादी होते हैं और जो सामूहिकतावादी होते हैं उनमें अपनी विभिन्न जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनमें अंतर पाया जाता है। अब जो हमने सामाजिक स्पष्टीकरण की बात करी थी, जो एक महत्वपूर्ण होता है, वो जो घटक है उससे तात्पर्य है कि किसी की समझ और दूसरों के व्यवहारों के गुणारोपण से, कि हम किसी के व्यवहार को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे हम उसका वर्णन कर रहे हैं। तो हाइडर बताते हैं कि लोग व्यवहार के लिए शील गुण कारकों या स्थितिजन्य कारकों पर गुणारोपण करते हैं। मैंने अगर कोई एग्जाम क्वालिफाई करा, या तो मैंने बहुत अच्छा मेरे अंदर एबिलिटीज हैं, मेरी क्षमताएं हैं, जिसकी वजह से मैंने टॉप कर लिया, ये शील गुण कारक होंगे। और स्थितिजन्य कारक क्या हो जाएंगे, जो कि हम वातावरण पर ठहरा देते हैं कि कोरोना की वजह से हो सकता है कॉपीज में गलत चेकिंग हो गई हो, फ्लेक्सिबल या लीनियंट मार्किंग करी गई हो, जिसकी वजह से टॉप आ गया। तो हाइडर कहते हैं कि जब भी गुणारोपण की प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो या तो शील गुण कारकों पर होती है या स्थितिजन्य कारकों पर होती है। इसमें भी ये देखा जाता है जो व्यक्तिवादी समाज के सदस्य होते हैं वो दूसरे के व्यवहार को व्यक्तिवाद पर और शील गुण कारकों पर गुणारोपण करते हैं, जबकि सामूहिकता में इसके ठीक विपरीत प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसा मैंने अभी पहले बताया भी था कि सामूहिकतावाद जो होता है वो अपने परिस्थितिजन्य या स्थितिजन्य कारकों पर ही गुणारोपण करता है कि मेरे घर में ऐसा मुझे माहौल मिला, मेरे माता पिता मुझे ऐसे मिले जिनकी वजह से मैं सफलता प्राप्त कर पाया। भारतीय अक्सर अमूर्त उद्देश्यों के बारे में सोचने में असमर्थ होते हैं और दूसरों के व्यवहारों के लिए स्थितिजन्य विवरण देते हैं, और जबकि अमेरिकन जो होते हैं इनकी उपेक्षा करते हैं, अनदेखा करते हैं और शील गुण कारक जो होते हैं उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
एकर और विलियम्स ने अहंकार केंद्रित बनाम अन्य केंद्रित भावनाओं के बारे में भी बात करी है और उन्होंने ये बताया है कि जो व्यक्तिवादी समाज के सदस्य होते हैं, लाइक जो अमेरिकन होते हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अहम केंद्रित भावनाओं जैसे कि गर्व और क्रोध सामाजिक रूप से विच्छेदित भावनाओं के रूप में भी कहा जाता है कि वो अहम केंद्रित होते हैं, ईगो सेंटर्ड होते हैं और इनमें इनकी तीव्रता भी अधिक पाई जाती है। और सामूहिक समाज के जो सदस्य होते हैं वो अन्य केंद्रित भावनाओं को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, जैसे सम्मान, जैसे मित्रता। ये सारी जो सामाजिक रूप से संलग्न भावनाएं होती हैं उनकी तीव्रता पाई जाती है। तो जो आपके व्यक्तिवाद और जो सामूहिकतावाद समूह होते हैं उनमें इस तरीके की टेंडेंसीज में भी अंतर पाया जाता है। सामूहिकतावादी समाजों की तुलना में उच्च व्यक्तिवादी जो समाज होते हैं उनमें खुशी का स्तर काफी अधिक पाया जाता है। इसके संभावित कारण भी अध्ययन करे गए हैं। सामाजिक कुशल क्षेम के लिए सांप्रदायिक संबंधों पर सामूहिकवादी सदस्यों की निर्भरता है, जबकि व्यक्तिवादी सदस्य जो होते हैं उनमें व्यक्तिगत प्रयासों के साथ सामाजिक कुशल क्षेम का सीधा संबंध भी पाया गया है। तो जो सामाजिक रूप से व्यस्त भावनाएं जो सामूहिकतावादी समाजों में खुशी के साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो उनमें ये सारी जो खुशी का एक क्षेत्र बताया गया है वो यही दर्शाता है कि किस तरीके से उनकी जो अपनी खुशी है वो कैसे उनके समाज के साथ संबंधित हो जाती है, क्योंकि उनकी अपना कोई व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं होता है, उनकी कोई व्यक्तिगत खुशी नहीं होती है। उनको तभी खुशी का अनुभव होता है जब उनमें समूह में इस प्रकार का भाव पाया जाता है। ये सारे जो अध्ययन है वो ये बताते हैं कि कई प्रकार से ये जो व्यक्तिवादी और सामूहिकतावादी समूह होते हैं इनमें भी कितना अंतर पाया जाता है और कितना इनमें अंतर सांस्कृतिक अंतर अध्ययनों के द्वारा दिखाया गया है। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है बहुसांस्कृतिक पहचान। परिवहन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन जो इतना तेजी से हो रहा है उसने आज के युग में व्यक्ति जो है वो अपने मूल समाजों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पर्यटन और प्रवास के माध्यम से प्रत्यक्ष अंतर सांस्कृतिक प्रदर्शन का उसको एक बड़ा अवसर मिलता है। ये एक्सपोजर नई भाषाओं, आदतों और सामाजिक शिष्टाचार को चुनने की भी अनुमति देता है। आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय होने के साथ साथ कहीं बाहर संस्कृति में अपने व्यवसाय के लिए जाते हैं। उन्हें वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा और कई सारे अपने जीवन शैलियों में बदलाव लाना पड़ता है। ये बहुसांस्कृतिक का उदाहरण होता है। बहुसांस्कृतिक पहचान का अध्ययन करने के लिए हॉग, मॉरिस और बैनेट ने 3 स्तरों पर अनुसंधान का अवलोकन किया है और वो 3 लेवल्स की जो बात करी है वो है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल एंड सोसाइटल लेवल, जिसे हम व्यक्तिगत, अंतर व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर के रूप में अध्ययन करते हैं। इंट्रापर्सनल लेवल जो होता है वो बहु संस्कृतियों के साथ सक्षम पहचान को मनोवैज्ञानिक के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में समायोजन के लिए सकारात्मक परिणाम दर्शाता है। हॉग एवं उनके सहयोगियों ने यह अनुमान लगाया कि सकारात्मक जो एनकल्चरेशन से इस तरीके के परिणाम आते हैं जो आंतरिक कारकों और बाहरी कारकों का परिणाम हो सकते हैं। इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तिक स्तर जो होता है उसका भी प्रभाव व्यापक रूप से उस पहचान को संदर्भित करता है जिसमें लोग ध्यान केंद्रित करते हैं जब बहुसांस्कृतिक पहचान के लोगों का सामना होता है। किसी की पहचान के बारे में स्वयं और दूसरों की धारणाओं में विसंगतियां कठिनाइयों को कई बार जन्म देती हैं। तो लेकिन जो बहुसंस्कृति पहचान के लोग होते हैं वे अक्सर उपजातीय समूह से संबंधित अन्य व्यक्तियों से अस्वीकृति या संकोच का सामना करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनमें निम्न आत्मसम्मान, जुड़ाव की भावना और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन, ये सारी चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं।
पहचान स्विचिंग और पहचान पुनर्परिभाषा का उपयोग करते हुए व्यक्ति अपनी बहुसांस्कृतिक पहचान के कारण भेदभाव से निपटते हैं। पहचान पुनर्परिभाषा से तात्पर्य है कि जो लक्षित आइडेंटिटी है, लक्षित आइडेंटिटी के सकारात्मक गुणों को जानना ताकि सकारात्मक संघों का निर्माण हो और उक्त पहचान के बारे में हम अच्छा महसूस करें। ये होता है पहचान पुनर्परिभाषा। और अस्मिता बदलाव कम असुरक्षित या अधिक सकारात्मक रूप से देखे जाने वाली पहचान की तरफ बदलाव। तो ये दो तरीके के जो बहुसांस्कृतिक पहचान जब होता है तो इस दो तरीके के भेदभाव जो हैं वो सामने दिखाई देते हैं। तीसरा स्तर है सोसाइटल लेवल, या जिसे हम सामाजिक स्तर कहते हैं। बहुसांस्कृतिक समाज के संदर्भ में दो नीतियों पर इसके अंतर्गत चर्चा की जाती है। बहुसंस्कृतिवादी नीतियां, अंतः संस्कृतिवादी नीतियां। बहुसंस्कृतिवादी नीतियां जो होती हैं वो परंपराओं, समुदायों से संबंधित अपने मूल सार में कई संस्कृतियों के संरक्षण पर जोर देती हैं कि वे अपनी संस्कृति के साथ साथ अन्य संस्कृतियों की धरोहर भी रखती हैं, जिनकी जातीय अल्पसंख्यक से उच्च पहचान है। ये रूढ़िवादिता को प्रथम प्रबल करने के जोखिम में आता है। और अंतर संस्कृतिवादी क्या होती है? जब बहुसांस्कृतिक नीतियों से असंतोष का परिणाम है, क्योंकि बाद में राष्ट्रीय सद्भाव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो अंतर संस्कृतिवादी अंतर समूह संपर्क एवं नम्यता को प्रोत्साहित करता है, जैसा कि ये अंतर सांस्कृतिक एक्सपोजर से प्रभावित होता है। तो बहुसांस्कृतिक प्रभाव जो है वो इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और सोसाइटल लेवल पर देखे जाते हैं और इनका प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अब कई सारे हमारे सामाजिक व्यवहार होते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में या विभिन्न संस्कृतियों में हम उनको देखते हैं। संस्कृति का इस बात पर बहुत नियंत्रण होता है कि कैसे समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ बातचीत, बंधन या अंतरक्रिया करते हैं। साथ ही साथ बाह्य समूह के साथ इसके अलावा कुछ समूह की सदस्यताएं अन्य की तुलना में प्रमुख होती हैं, किसी अन्य के समय के विपरीत एक खास समय में ज्यादा प्रमुख हो जाती हैं। तो ये सारे जो होता है, हम कहते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों में जो हमारा सामाजिक व्यवहार होता है वो भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है कि कैसा हम अंतर समूह में व्यवहार करेंगे, कैसा हम बाह्य समूह में व्यवहार करते देखे जाएंगे। अब जो हमारी समूह की सदस्यता होती है उसकी गतिशीलता में भी अंतर सांस्कृतिक डिफरेंसेस पाए गए हैं। मात्सुमोतो एंड जुआंग ने बताया कि समूह की सदस्यता जो होती है उसकी स्थिरता संस्कृति के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। जैसे जो उत्तरी अमेरिकी में आमतौर पर एशियाई संस्कृति के सदस्यों की तुलना में अधिक स्थिर अंतर समूह एवं बाह्य समूह सदस्यता पाई जाती है। सामूहिकतावादी व्यक्तिवादियों की तुलना में कम अंतर समूहों में संबंधित होते हैं। वे अपने मौजूदा और अंतर समूह के प्रति बढ़ी हुई प्रतिबद्धता के माध्यम से क्षतिपूर्ति करते हैं। समूह पहचान, जुड़ाव की अधिक समझ रखते हैं। तो समूह की जो सदस्यता होती है वो भी अंतर सांस्कृतिक विभेद पैदा कर देती है। ये भी कई अध्ययनों के द्वारा देखा गया है। समूह के साथ कई जो हमारे घनिष्ठता बढ़ाने वाले जो व्यवहार होते हैं उनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अनुरूपता, अनुपालन, आज्ञाकारिता और सहयोग। डिमार्को एंड न्यूहास्कल ने एक समूह में इन्हीं तरीकों का अध्ययन करा और उन्होंने पाया कि जो शक्तिशालियों और निवेशों के बीच संबंधों की इन्होंने जांच करी और इन्होंने पाया कि जो प्रत्याशित रूप से परिहार समूह की आसक्तिशाली निचले समूह निवेश से संबंधित थी, जबकि दुश्चिंतित जो एंशियस समूह थे के लगाव की शैली उच्च समूह निवेश से संबंधित थी।
तो हमारी किस तरीके से जो समूह होते हैं उनकी जो किस तरीके से हम अपनी घनिष्ठता उनके साथ बढ़ाते हैं, ये भी हमारी संस्कृति से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न भिन्न पाया जाता है। ऐसा ही कुछ अध्ययन एम्सवर्थ और उनके सहयोगी द्वारा भी किया गया है। अब हम अंत में बात करेंगे कि जो हमारा इस तरीके का पहचान होती है, जो हमारे ये व्यवहार होते हैं समूह सदस्यता के, ये हमारे अंतर समूह पहचान, अंतर समूह पक्षपात को प्रभावित करते हैं, गुणारोपण को प्रभावित करते हैं। हम जिस सदस्य से संबंध रखते हैं, हम उनकी व्याख्या और दूसरे समूह के व्यवहारों की व्याख्या, उन दोनों ही सदस्यों के व्यवहार की व्याख्याओं का जो गुणारोपण होता है वो भिन्न भिन्न पाया जाता है। कई बार हम अपने स्वयं के नकारात्मक व्यवहारों को बाहरी कारकों पर और सकारात्मक व्यवहारों को आंतरिक कारकों पर गुणारोपित करते हैं। अंतर सांस्कृतिक अध्ययनों से ये संकेत मिलता है कि जो सांस्कृतिक अंतर स्थितियों की व्यापक श्रेणी में गुणारोपण शैली के रूप में उभरते हैं, तो पश्चिमी शोधकर्ता इस बात की परिकल्पना करते हैं कि व्यक्ति अपनी सफलताओं को केवल आंतरिक कारकों पर ही गुणारोपित करता है, और इसी प्रकार के अध्ययन कई शोधकर्ताओं द्वारा किए गए हैं। आक्रामकता का व्यवहार, जिसको हम कहते हैं कि आक्रामकता जो है वो आनुवंशिक के आक्रामकता बेसिकली होती क्या है, जिसके माध्यम से क्रोध की एक प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति होती है, जिसमें अन्य व्यक्तियों को शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से हम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो इसका कारण सिर्फ आनुवंशिक ही नहीं होता है, बल्कि कई पर्यावरण और सांस्कृतिक कारकों से भी संबंधित होता है। फिनलैंड में आक्रामकता को जैसे जो देखा जाता है, उसमें कोई व्यक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए कुछ करता है, इसलिए एस्टोनिया की तुलना में इसे अधिक भयावह माना जाता है। ये एक लक्ष्य हासिल करने के लिए आक्रामकता को अधिक सामान्य साधन माना जाता है। हांगकांग में आक्रामकता अधिक सामाजिक रूप से स्वीकार्य और सामान्य है। जब दो लोगों के अधिकार स्तरों में अंतर होता है तो आक्रामकता को वहां पर स्वीकृति प्रदान करी गई है। इसी प्रकार आक्रामकता के प्रभाव को कई कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। सामूहिकतावादी बनाम व्यक्तिवादी समाज संस्कृति में जो व्यक्तिवादी का आर्थिक कारकों से जो पहले हिंसा में कमी पर प्रबल प्रभाव होता है, तो जो व्यक्तिवादी समाज आर्थिक रूप से बेहतर करते हैं, इसमें आक्रामकता और हिंसा के पैटर्न को और कम किया जा सकता है। सामूहिक संस्कृतियों में अंतर समूह के प्रति वफादार और प्रतिबद्ध होने के कारण जो सामाजिक दबाव होता है, बाह्य समूह के प्रति हिंसा और आक्रामकता जो है उसकी संभावना अधिक देखी जाती है। आर्थिक स्थिति आक्रामकता को प्रभावित करती है। जो देश धन की तुलना में आर्थिक असमानता, मानव हत्या, इन सारी चीजों का अधिक पूर्वानुमान किया जाता है, जो धनाढ्य देश है, और समाज में आक्रामकता और हिंसा को नियंत्रित करने के लिए धन और संसाधनों का समान वितरण होना महत्वपूर्ण है। युद्ध और अन्य हिंसक भी आक्रामकता को प्रभावित करते हैं, और इसी के साथ साथ जो लोकतांत्रिक बनाम निरंकुश समाज होता है, उनमें भी आक्रामकता अधिक देखी जाती है। अब इन्हीं सबके साथ संस्कृति जो होती है वो हमारे व्यक्ति प्रत्यक्षण को, आकर्षण को और संबंधों को भी प्रभावित करती है। व्यक्ति दूसरों के बारे में लगातार दूसरों का मूल्यांकन करता रहता है, जो नई जानकारी और कई अन्य कारकों के अनुसार आकार और संशोधित होता रहता है। हम लोग और उनके व्यवहारों का कैसे प्रत्यक्षण करते हैं, ये प्रत्यक्षित व्यक्ति की आंतरिक अवस्था के बारे में हमारी अपनी धारणाओं द्वारा आकार लेता है कि हम दूसरे के बारे में कैसे सोचेंगे। मुख्य पहचान अध्ययनों से पता चलता है फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू व्यक्ति दूसरों की तुलना में स्वयं के जातीय लोगों के चेहरे को अधिक सटीक रूप से पहचान लेता है। इसी प्रकार ये देखा गया है जो पारस्परिक आकर्षण और प्रेम और रिश्तों की जो अंतर सांस्कृतिक अनुसंधान है, उनमें ये पाया गया है, जैसे क्राउचर, ऑस्टिन, फैंग और हॉलजी ने एक अध्ययन करा कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के अंतर वैयक्तिक आकर्षण का पता लगाया,
और इन्होंने पाया कि दोनों समूहों ने दूसरे की तुलना में अपने धार्मिक समूहों के प्रति अधिक आकर्षण प्रदर्शित करा है। तो व्यक्ति प्रत्यक्षण और जो उनका आकर्षण है वो भी उनकी अंतर सांस्कृतिक कारकों के द्वारा प्रभावित होते हैं। अंत में जो संस्कृति है वो इस बात का एक महत्वपूर्ण निर्धारक होती है कि हमारे जीवन के दौरान हमारे प्रत्यक्षण, दृष्टिकोण, व्यवहार कैसे आकार लेते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं। और इस ब्लॉक में हमने इसी का अध्ययन करा है कि संस्कृति किस प्रकार से हमारे सामाजिक व्यवहारों को प्रभावित करती है। धन्यवाद।